फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी डायरेक्ट शीयर टेस्ट टू डिटरमाइन द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, ये टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सॉइल की शीयर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। ठीक है, टाउ डिटरमाइन करना है या टाउ एफ बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ शीयर स्ट्रेस एट फेलियर। फेलियर के टाइम पे जो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है ना, कितना शीयर स्ट्रेस सॉइल झेल पा रही है, वही होती है हमारी सॉइल की शीयर स्ट्रेंथ। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि इस टेस्ट का पर्पस क्या है? इस टेस्ट का पर्पस है टाउ एफ डिटरमाइन करना। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिटरमाइन करना। दूसरी बात, इसको करेंगे कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा, है ना? तो देखो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, है ना? ये डायग्राम में क्या है, क्या क्या करना है हमें, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जिससे हम शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकें। तो पहले बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, ये जो पूरा सेटअप दिख रहा है ना, इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम एक सॉइल सैंपल लेते हैं। ठीक है, सॉइल सैंपल लेते हैं। ये हमने सॉइल सैंपल लिया। ठीक है, इस एपरेटस को हमने सॉइल से फिल कर दिया। ठीक है ना, सॉइल से हमने फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें कुछ नॉर्मल स्ट्रेस लगाना है। ठीक है, कुछ हमें नॉर्मल स्ट्रेस लगाना है वर्टिकली। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस लगाया हमने। इसके बाद क्या होता है? हमें कुछ शेयर स्ट्रेस यहाँ से हल्का हल्का अप्लाई करना पड़ता है। कब तक करना पड़ता है? जब तक कि सैंपल हमारा फेल ना हो जाए। ठीक है, हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है ना? शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं हम एक्चुअली में इन द फॉर्म ऑफ शेयर स्ट्रेस। मतलब देखो, आप क्या फोर्स अप्लाई करोगे और स्ट्रेस कैसे निकालोगे? ये जो एरिया है ना सॉइल सैंपल का, तो फोर्स बाय डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल्स टू स्ट्रेस आ जाएगा हमारा, है ना? तो लेट अस अज्यूम कि हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने इसमें सॉइल फिलअप की, फिर आपने इसमें वर्टिकल स्ट्रेस लगाया। वर्टिकल स्ट्रेस लगाया सिग्मा, कुछ वैल्यू लगा दी आपने सिग्मा की और आपने छोड़ दिया। मतलब उस उतना लगा के आपने छोड़ दिया, उसको कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, सपोज 1 kg 2 kg, है ना, जितना भी, मतलब XYZ। अभी मतलब डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, अभी हम टेस्ट करते कैसे वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिग्मा लगा के छोड़ दिया, मतलब इसको आपने कांस्टेंट कर दिया। ठीक, ये बात आपके समझ में आई? अब देखो, आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे। शेयर स्ट्रेस आपको कब तक लगाना है? जब तक आपकी सॉइल फेल ना हो जाए। फेल कहाँ से होगी? देखो, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से ये पूरा जो सेटअप है ना, यहाँ से अलग अलग रहता है। मतलब आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा, है ना? दोनों के दोनों पार्ट यहाँ से बीच से शेयर हो जाते हैं। दिस इज द शेयर प्लेन। ये जो प्लेन है, ये शेयर प्लेन है हमारा। ठीक है, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग खिंच जाता है, ऊपर वाला अलग खिंच जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके बात समझ में आई होगी, है ना? अब ये जो आपको दो ये चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है? देखो भाई, क्या होता है जब आप शेयर स्ट्रेस लगाते हो तो ये डिस्प्लेस होते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? डिस्प्लेस होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है। ठीक है, ये डेल्टा एक्स आपको मेज़र करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा रहता है? एक गेज लगा रहता है। ठीक है, अब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप मेज़र करोगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ क्यों रही है? क्या होता है? देखो, जब सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अगर लूज स्टेट में, बहुत लूज स्टेट में, और जब आप शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? रोल करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या करना चालू कर देते हैं? रोल करना चालू कर देते हैं। तो होता क्या है भाई? एक सेकेंड यार, गड़बड़ काहे हो रही है? तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर रोल करना स्टार्ट करते थे। जब ये रोलिंग होती है ना, तो ये क्या, पार्टिकल्स जैसे पहले दूर स्टेट में थे, जब ये रोल करते हैं ना, रोल करते करते थोड़े पास आ जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो होता क्या है? देखो, पहले पार्टिकल कुछ यहाँ पे थे, अभी खसक के थोड़ा नीचे आ गए। तो जब ये खसक के नीचे आते हैं ना भाई, डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, पर ये किस किस पर्टिकुलर सॉइल में होता है? ये होता है भाई लूज सैंड में। क्योंकि चीज़ कॉम्पैक्ट कब होगी? जब वो लूज होगी, है ना? तो जब लूज सैंड होती है या फिर एनसीसी सॉइल होती है, उसमें क्या होता है? हमारा पार्टिकल्स पास आ रहे होते हैं, और उसी वर्टिकल, है ना, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है हमारा ये वाला गेज। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वाले गेज क्या करता है, ये क्या करता है, हमने ये डिस्कस कर लिया। हम नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और सी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ये हम समझ गए। अब आप कंटिन्यूसली क्या स्ट्रेस स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है सॉइल क्या करती है? रेजिस्ट करती है जो स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो।
टाउ आप अप्लाई कर रहे हो, सॉइल बोल रही है नहीं मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी, मैं बहुत मजबूत हूँ, फिर आप टाउ और बढ़ा रहे हो, फिर भी नहीं हिल रही, वो शेयर नहीं हो रही, फिर आप टाउ वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज करते जाते हो, इंक्रीज करते जाते हो, एक वैल्यू ऐसी इंक्रीज करते हो आपकी एकदम से क्या होता है, ये प्लेन में क्या हो जाता है, ये प्लेन सेपरेट हो जाता है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाता है, नीचे वाला पार्ट अलग हो जाता है, सॉइल यहाँ से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, फेल हो गई यानी शेयर ऑफ हो गई, यहाँ से सॉइल क्या हो गई, शेयर ऑफ हो गई। तो दिस इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट। यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक। आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग मेज़र कर ली, ये मेज़र कर लिया, ये आपने अप्लाई किया था सिग्मा, ये नोट कर लिया, ये शेयर स्ट्रेस आपने अप्लाई किया था, फेलियर का टाइम का आपने शेयर स्ट्रेस नोट कर लिया, ठीक है भाई, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये रीडिंग्स हमने नोट कर लिया, अब हमें कुछ प्लॉट करना है, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप टाउ मेज़र कर रहे थे और आप ये डेल्टा एक्स भी मेज़र कर रहे थे, तो आपने ना टाउ वर्सेस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो अगर आपने जो सॉइल ली थी, अगर आपने ये कौन सी ली है, ये आपने डेंस सैंड ली है, ठीक है, डेंस सैंड ली है या ओसीसी सॉइल ली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। तो अब आपने सारी रीडिंग्स नोट की, अब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा भाई, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, आपकी जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वैसे वैसे आपकी शेयर, है ना, वैल्यू बढ़ती जा रही थी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, है ना, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक टाइम के बाद ये सडन इसने शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू, है ना, एकदम से इसमें डाउनफॉल आ गया, ठीक है, एकदम से इसमें डाउनफॉल आ गया, ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और एकदम से गिर गई, ठीक है। तो ये जो थी ये वैल्यू क्या थी, ये पीक वैल्यू थी, ये पीक स्ट्रेंथ है आपकी ओसीसी सॉइल की या डेंस सैंड की, ठीक है, ये आपको नोट कर लेनी है, दिस इज द टाउ एफ फॉर योर ओसीसी सॉइल और डेंस सैंड, ठीक है। उसके बाद क्या होती है भाई, आप क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली शेयर स्ट्रेस लगा रहे थे ना, तो क्या होता है, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाते हैं, है ना, मतलब शेयर फेलियर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, शेयर फेलियर आपका हो गया, सॉइल के पार्टिकल जो थे, एक सेकेंड यार, सॉइल के पार्टिकल्स क्या थे, ये ऐसे एक दूसरे शेयर हो गए और इस प्लेन पे आपका फेलियर हो गया, ठीक, स्लाइड हो गए। तो क्या होता है भाई, इसकी स्ट्रेंथ जो है एकदम से कम हो जाती है और कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके रुक जाती है, ठीक है। तो ये तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, और एक कुछ वैल्यू पे जाके ये जहाँ पे जाके ग्राफ ये लीनियर हो गया ना आपका, ये बोलते हैं हम रेसिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ ओसीसी सॉइल। मतलब शेयर होने से पहले इसमें इतनी स्ट्रेंथ थी, ये इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, पर शेयर होने के बाद इसमें कितनी स्ट्रेंथ बची, ये स्ट्रेंथ बची, ठीक, ये स्ट्रेंथ आपकी बची। मैंने कौन सा ग्राफ प्लॉट किया अभी, ये वाला ग्राफ प्लॉट किया और ये बताया आपको, दिस इज द पीक स्ट्रेंथ एंड दिस इज द रेसिडुअल स्ट्रेंथ। मतलब शेयर होने के बाद भी उस ओसीसी सॉइल में या उस डेंस सैंड में कुछ स्ट्रेंथ बची है, दैट इज द रेसिडुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको आप टाउ एफ बोल सकते हो, इसको आप टाउ आर बोल सकते हो, ठीक। ये बात आप लोग के समझ में आ गई, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, मान लो आपने डेंस सैंड नहीं ली थी, आपने ओसीसी सॉइल नहीं ली थी, आपने क्या ली, आपने लूज सैंड ली थी, लूज सैंड ली थी या एनसीसी सॉइल ली थी, है ना, आपको पता नहीं था, आपको प्लॉट करने के बाद आपको पता चलेगा भाई कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सॉइल कैसी थी, है ना। मिट्टी देख के आप बता तो नहीं दोगे लूज सैंड है डेंस सैंड है, कैसे आपको नहीं पता, है ना, ठीक। तो अब भाई आपने एनसीसी सॉइल ली या लूज सैंड लेकर आए थे आप, तो अब ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, अब आपको ग्राफ मिलेगा, आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। और इस ग्राफ की जो पीक स्ट्रेंथ है ना, इस ग्राफ की जो पीक स्ट्रेंथ है ये टाउ एफ है, किसके लिए है ये टाउ एफ, ये टाउ एफ है फॉर लूज सैंड या एनसीसी सॉइल, ठीक है। ये टाउ एफ जो है ये लूज सैंड के लिए है या फिर ये है एनसीसी सॉइल के लिए भाई, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये फेलियर, है ना, वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर, ये मतलब शेयर स्ट्रेंथ हो गई किसकी, एनसीसी सॉइल की या लूज सैंड की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा कि जो रेसिडुअल स्ट्रेंथ है किसकी, ओसीसी सॉइल की, है ना,
वही पीक स्ट्रेंथ है, वही पीक स्ट्रेंथ है किसकी, आपकी एनसीसी सॉइल की, एनसीसी सॉइल की या लूज सैंड की जो पीक स्ट्रेंथ है ना, वही रेसिडुअल स्ट्रेंथ है ओसीसी सॉइल या डेंस सैंड की। तो देखो मतलब अगर आपकी सॉइल ओसीसी है या फिर डेंस सैंड है, तो इसकी जो रेसिडुअल स्ट्रेंथ आती है ना, रेसिडुअल स्ट्रेंथ यानी डिक्रीज होने के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है कांस्टेंट, इसको आप करस्पॉन्डिंग मान सकते हो कि भाई अगर यही सेम सॉइल आपकी एनसीसी सॉइल होती या लूज सैंड होती, तो इसकी जो पीक स्ट्रेंथ होगी वो रेसिडुअल स्ट्रेंथ है ना किसकी होगी, ओसीसी सॉइल की या डेंस सैंड की। तो ये बात आप लोग के समझ में आ गई, ठीक है। द पीक स्ट्रेंथ ऑफ लूज सैंड इज करस्पॉन्डिंग टू द रेसिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ ओसीसी सॉइल और डेंस सैंड। ठीक है भाई, इतना हमारे समझ में आया, इतना हमने प्लॉट कर दिया। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब आपको एक चीज़ देखना है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि चलो हम ले लेते हैं किसका केस, हम ले लेते हैं अभी ओसीसी सॉइल या डेंस सैंड की हम बात करते हैं इसके। तो ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या बिहेवियर शो करेगी, मतलब जब आप शेयर करोगे, शेयर स्ट्रेस आप लगा रहे होगे, तो ये सॉइल क्या होगी, ये सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो डेंस सैंड है या ओसी सॉइल है, ये डेंस है, इसका मतलब इसके पार्टिकल ऑलरेडी सबसे कॉम्पैक्टेड स्टेट में है। अब आप इसमें शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो ये पार्टिकल क्या होंगे, पार्टिकल फैलने शुरू हो जाएंगे भाई, है ना, इधर उधर रोल होंगे और है ना, क्योंकि सबसे डेंस स्टेट में रोल होंगे और ये दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर आपकी ओसीसी यहाँ पे आपकी ओसीसी सॉइल भरी होती ना, तो ये कुछ ऊपर की तरफ खसकती शेयर स्ट्रेस लगाने पर, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है भाई, इनिशियली क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज शो करती है ये, उसके बाद क्या होती है, इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है ना, डेल्टा वाई यानी, है ना, हॉरिजॉन्टली हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्टिकल मतलब डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे, ये कुछ इस तरीके से, है ना, ये कुछ पहले सबसे डेंसेस्ट स्टेट में थे, ये ऊपर मूव कर गए, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज शो कर रही है, कौन सी सॉइल शो कर रही है, डेंस सैंड या ओसीसी सॉइल शो कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस में हमें इसका इंक्रीमेंट मिल रहा है वॉल्यूम का। मान लो आपने सैम्पलर मतलब टेस्ट के दौरान जो सॉइल ली, वो आपकी कौन सी सॉइल है, वो एनसीसी सॉइल है या लूज सैंड है, लूज सैंड यानी पार्टिकल दूर दूर। जब आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो दूर दूर जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, स्ट्रेस लगाया आपने, शेयर स्ट्रेस, देखो शेयर स्ट्रेस आप ऐसे लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, आप लगा रहे हो, पार्टिकल रोल हो रहे हैं और एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कौन सी सॉइल के केस में, एनसीसी सॉइल के केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है भाई। तो ये देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, किस केस में, लूज सैंड और एनसीसी सॉइल के केस में, है ना। एक एक चीज़ या एक एक एस्पेक्ट आपको सिर्फ ये बता दे कि भाई टेस्ट कैसे करना है, क्या करना है, रिजल्ट क्या आया, प्लॉट क्या हुआ, कुछ नहीं पता, है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, आपको ये एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि यहीं आगे कहानी अटकती है हमारी, है ना। हमें तो ये कोई भी बता देता भाई यहाँ पे मिट्टी डाल लो, इसमें थोड़ा सा यहाँ से लोड लगा दो, ये खसक जाएंगे, हो गया भाई टेस्ट, बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता भाई, किया क्या 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 रीडिंग नोट करनी पड़ती है ना, उसको प्लॉट करना पड़ता है एक एक, है ना, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें है ना पता होनी चाहिए। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया किसके, शियर स्ट्रेस वर्सेस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फिर हमें पता चला कि भाई वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो किसका इंक्रीज और किसका डिक्रीज होगा, डेंस सैंड या ओसीसी सॉइल है तो शेयरिंग में क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लूज सैंड या एनसीसी सॉइल है तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल पास आएंगे, ठीक है। इतनी बात हमारी हुई ख़त्म, है ना। अब मान लो कि आपने जो भी सॉइल ली थी, जो भी सॉइल ली थी वो एनसीसी थी, ओसीसी थी, तो एक ही टेस्ट आपको परफॉर्म नहीं करना है, आपको एन नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना है। एक टेस्ट परफॉर्म किया, सेम सैंपल में दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया, सेम सैंपल में तीसरा टेस्ट परफॉर्म किया आपने। आप सिग्मा की वैल्यू बढ़ाते गए, सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो आपको टाउ की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्यों बढ़ानी पड़ेगी, देखो जब आप सिग्मा बढ़ाओगे तो ऊपर से स्ट्रेस बढ़ गया आपका,
तो अब आपको इस सॉइल को शीयर करने के लिए हॉरिजॉन्टली भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, है ना। एक छोटा सा बक्सा है, आपको उसको खसकाने में बहुत कम ताकत लगेगी। ये बक्सा बहुत बड़ा हो गया, वज़नदार हो गया, है ना, साइज़ इसका बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा साइज़ हो गया, बहुत हेवी हो गया। तो इसको खसकाने के लिए आपको क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो आपको टाउ की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड टाउ आपको मिलती जाएगी, ठीक है। इनकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट मिलती जाएंगी। तो आपने टेस्ट परफॉर्म किया, आपने एन नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए, तो ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया था ये एक टेस्ट के लिए किया था, ऐसे आपको अलग अलग ग्राफ्स प्लॉट करने पड़ेंगे। आपको अलग अलग पीक स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाउ एफ मिल जाएंगे। ये एक मिल गया, ये दूसरा टाउ एफ मिल गया, सिग्मा 1 के लिए ये टाउ एफ मिल गया, सिग्मा 2 के लिए ये टाउ एफ मिल गया, एक और आपने सिग्मा लगाया सिग्मा 3, इसके लिए ये टाउ एफ मिल गया, ठीक है। तो ये ओसीसी अगर सॉइल आपकी है तो आपको कुछ ऐसे ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखो, तो आपने हायर वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 लगाया, ये पीक स्ट्रेंथ मिल गई, ठीक है। सॉरी, पहले तो हम थोड़ा कम वैल्यू लगाते बढ़ाते जाते हैं उसको। तो सबसे कम वैल्यू पे आपको पीक स्ट्रेंथ ये मिली थी, और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाई तो पीक स्ट्रेंथ ये मिल गई, और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाई आपने तो पीक स्ट्रेंथ आपको ये मिल गई, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाउ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये सिग्मा और ये टाउ की वैल्यू नोट कर लोगे, ये सिग्मा और ये टाउ की वैल्यू नोट कर लोगे, ये सिग्मा और ये टाउ की वैल्यू नोट कर लोगे, है ना, और इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दोगे। तो सिग्मा के लिए आपको एक टाउ मिला, फिर दूसरे टेस्ट के लिए आपको, दूसरे टेस्ट में आपने, है ना, तो ये सिग्मा 1 है और ये दूसरे टेस्ट का सिग्मा 1 है ना, ये सिग्मा 1 2 इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ये सिग्मा 1 है और ये फर्स्ट टेस्ट का सिग्मा 1 है। तो इसके लिए आपको टाउ 1 मिल गया, सिग्मा 1, है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर सेकेंड टेस्ट, तो आपको दूसरा टाउ मिल गया, टाउ 2 मिल गया, सिग्मा 1 फॉर थर्ड टेस्ट आपको टाउ 3 मिल गया। तो इस रिजल्ट्स के लिए आप क्या करोगे, एक ग्राफ प्लॉट कर दोगे, ठीक है ना। आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ आपको ऐसा ग्राफ मिल जाएगा भाई। क्या किया, आपको सिग्मा 1 मिला, है ना, टाउ पी 1 मिला, सिग्मा 1 मिला, टाउ पी 2 मिला, सिग्मा 1 मिला, टाउ पी फॉर अलग अलग टेस्ट। ये टेस्ट 1 के लिए था, टेस्ट 2 के लिए था, टेस्ट 3 के लिए था। तो ये 1 2 3 जो हैं ये, है ना, अलग अलग टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया तो आपको कुछ ये लाइन मिल गई, ठीक है, ऐसी लाइन मिल गई। तो ये इस लाइन में हमें क्या मिल रहा है भाई, इस लाइन में हमें कुछ वैल्यू ऑफ कोहेजन मिल रही है ना। और ये जो लाइन होगी ये हमें क्या बताएगी, ये हमें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स, अचानक थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस आ गया था। सो लेट्स कंटिन्यू। सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा और टाउ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई थी हमको, तो उसके लिए हमने मान लो ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। जो भी हमने ग्राफ प्लॉट किया ना, है ना, जो भी हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो अगर हमें प्लॉट करने के बाद कुछ ऐसी लाइन मिली, ठीक है, कुछ ऐसी लाइन मिली हमें, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कुछ वैल्यू ऑफ सी हमें मिल रही है, ठीक है, कोहेजन की कुछ वैल्यू मिल रही है और ये स्लोप मिल रहा है हमें, ठीक है। तो कुछ ऐसा प्लॉट अगर हमें मिल रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे पास सी भी है, ठीक है, और सम वैल्यू ऑफ फाई भी हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये जो रिज़ल्ट हमें मिल रही है किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये पीक स्ट्रेंथ फॉर ओसीसी सॉइल होगी, ठीक है। ये ओसीसी सॉइल के लिए हमें ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। अच्छा, मान लेते हैं हम कि हमने क्या किया, अरे सॉरी, हमने क्या किया, ये जो ग्राफ था इसकी हमने रेसिडुअल स्ट्रेंथ की वैल्यू भी नोट डाउन कर ली। इसके लिए रेसिडुअल स्ट्रेंथ, इसके लिए रेसिडुअल स्ट्रेंथ, इसके लिए रेसिडुअल स्ट्रेंथ, और सिग्मा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए हमने अगर रेसिडुअल स्ट्रेंथ को प्लॉट कर दिया, ठीक है, हमने रेसिडुअल स्ट्रेंथ को प्लॉट कर दिया तो हमें कुछ ऐसी लाइन मिली, यहाँ पे सी की बहुत लो वैल्यू मिली हमें, ठीक है, सी की बहुत लो वैल्यू मिली, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये रिजल्ट जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो रेसिडुअल स्ट्रेंथ फॉर ओसीसी सॉइल जो होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है, वो पीक स्ट्रेंथ होती है किसकी, एनसीसी सॉइल की। तो ये जो हमें मिल रही है, ये लाइन मिल रही है हमें
ये लाइन मिल रही है हमें पीक स्ट्रेंथ फॉर एनसीसी सॉइल, ठीक है, और यही लाइन ओवरलैप करेगी रेसिडुअल स्ट्रेंथ फॉर ओसीसी सॉइल के लिए, ठीक। तो ये रिज़ल्ट हमें मिल गए भाई किससे, ये हमें मिल गया डायरेक्ट शियर टेस्ट से, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई आपने डेंस सैंड या लूज सैंड ली थी तो उसके लिए कैसा प्लॉट मिलेगा, देखो उसके लिए आपको डायरेक्ट शियर टेस्ट में कुछ रिजल्ट मिलता है, उसमें सी की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि कोहेजन नहीं होता है भाई सैंड में, है ना, सैंड में कोहेजन नहीं होता है। तो जो लाइन होगी आपकी वो कहाँ से, ओरिजिन से क्रॉस होगी, ठीक है। तो ये जो है ये पीक स्ट्रेंथ का कर्व है किसके लिए, डेंस सैंड के लिए, है ना। आपने सिग्मा वर्सेस टाउ के लिए प्लॉट किया और आपको कुछ ऐसा मिल गया, है ना, यही चीज़ है, ठीक है। सिग्मा वर्सेस टाउ के डिफरेंट सिग्मा वर्सेस डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाउ के लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपको कुछ ऐसी लाइन मिल गई, ठीक है। दिस इज़ द पीक स्ट्रेंथ, है ना, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, डेंस एंड के लिए हमें मिल रहा है ये, ठीक है। अगर ग्राफ इसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन थोड़ा सा इसका कम है, ठीक है, पाई वैल्यू इज लिटिल लेसर, तो ये करस्पॉन्डिंग है किसके, ये बताती है रेसिडुअल स्ट्रेंथ फॉर डेंस एंड, ठीक है ना, रेसिडुअल स्ट्रेंथ फॉर डेंस एंड, ठीक। और यही रेसिडुअल स्ट्रेंथ जो डेंस सैंड के लिए यही होती है पीक स्ट्रेंथ फॉर लूज सैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ, है ना, का एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है उसके सारे एस्पेक्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए, हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ बोले तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे करेंगे टेस्ट, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उनको कैसे प्लॉट करेंगे और उसका क्या कंक्लूज़न हम लोग निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट शियर टेस्ट। अब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, इन ग्राफ्स को देखोगे, इनके बीच इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या ओसीसी के लिए है, क्या एनसीसी के लिए है, क्या चीज़ डेंस सैंड के लिए, क्या चीज़ लूज सैंड के लिए है। बाकी डिस्कस तो हमने पूरा ही किया है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी डिटेल में किया है। लोग आप देखना आपको डायरेक्टली ऐसे बता देंगे कि भाई आपको सैंपल लेना है, ये करना है, यहाँ से शेयर हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी, ये ग्राफ है ऐसा ऐसा, पर ये क्या, ये रिलेशन क्या शो कर रहा है भाई, एक एक चीज़ डिटेल में हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो एक बार एक रिकैप ले लेते हैं। देखो सॉइल सैंपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस उस पर लगाते हैं, उसके बाद शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेज़र करते हैं, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेज़र करते हैं, है ना। तो स्ट्रेस तो हम ही लगा रहे हैं टाउ, तो टाउ की वैल्यू हमें पता होती है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें गेज में मिल जाता है, तो हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ओसीसी के लिए हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है और एनसीसी सॉइल के लिए हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो डेंस सैंड के लिए ग्राफ, इसको आप बोल सकते हो लूज सैंड के लिए ग्राफ, ऐसे ही हमें मिलता है, ठीक है। ओसीसी या डेंस सैंड के लिए ये एनसीसी या लूज सैंड के लिए ये ग्राफ, ठीक है। जो ओसीसी सॉइल है या डेंस सैंड है उसके पार्टिकल ऑलरेडी बहुत पास होते हैं, तो जब शेयरिंग होती है तो पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है, पार्टिकल स्लाइड करते हैं और स्लाइड करके दूर जाते हैं और वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हमें दिखता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम मिलता है हमें, ठीक है, डेंस सैंड के लिए इंक्रीज इन वॉल्यूम क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है ये ग्राफ, है ना, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। और यही हमें एक डिक्रीज इन वॉल्यूम मिलता है क्योंकि जब शेयरिंग होती है तो पार्टिकल रोल करते हैं और पास आ जाते हैं, अगर लूज सैंड है या एनसीसी सॉइल है तो डिक्रीज इन वॉल्यूम मिलता है हमें लूज सैंड के केस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमने एक सैंपल पे टेस्ट परफॉर्म किया, हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते जाते हैं तो हमें n नंबर ऑफ़ ग्राफ, है ना, जैसे 3 सैंपल पे परफॉर्म किया तो 3 ग्राफ मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ के लिए हम सिग्मा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए और टाउ की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओसीसी सॉइल है तो ये वाले ग्राफ मिलेंगे, एनसीसी सॉइल है तो ये ग्राफ मिलेंगे, या लूज सैंड है तो ये ग्राफ मिलेंगे। इन ग्राफ्स के ग्राफ से हम लोग क्या सिग्मा और टाउ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इस सिग्मा के लिए ये टाउ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इस सिग्मा के लिए टाउ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर हम सिग्मा और टाउ के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देते हैं भाई। सिग्मा और टाउ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमें कुछ ऐसा मिलता है, कोहेजन की वैल्यू मिलती है और फाई मिलता है, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई हमारी सॉइल कैसी है, ओसीसी सॉइल है, ठीक है। ओसीसी सॉइल के लिए हमें रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। देखो ओसीसी सॉइल एक्चुअल में ना एक चीज़ मैं बता दूं तो ये ऑल ओवर है ना, फिर ये डेंस सैंड के लिए हमें मिल जाता है, ये हमें लूज सैंड के लिए मिल जाता है, तो ये बात आपके समझ में आई, ठीक। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको ओसीसी आप कैसे, मतलब ओसीसी सॉइल के लिए कैसे रिजल्ट आप लोग निकालते हो।
तो एक्चुअल में क्या, कोई भी सॉइल जो है ना हम लोग लेकर आते हैं ना, ओसीसी होती नहीं है वो, है ना, उसको ओसीसी बनाना पड़ता है। जैसे मान लो आप सिग्मा 3 की वैल्यू लगाने वाले हो उसमें कितनी, मतलब जो स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेस जो आप उसमें लगाने वाले हो वो स्ट्रेसेस किस किस कौन कौन से हैं। जैसे आप 40 किलो पास्कल को उसमें स्ट्रेस लगाने वाले हो, फिर 50 किलो पास्कल का सेकंड टेस्ट में 50 किलो पास्कल लगाने वाले हो, अगले टेस्ट में आप 60 लगाने वाले हो फॉर एग्जांपल। तो आप उसमें पहले ही उसमें 100 लगा के उसको छोड़ दोगे, 100 लगा के उसको छोड़ दोगे, फिर आप उसमें टेस्ट परफॉर्म करोगे 40 के लिए, फिर आप उसमें टेस्ट परफॉर्म करोगे 50 के लिए, फिर आप उसमें अगला टेस्ट परफॉर्म करोगे 60 स्ट्रेस के लिए। तो अब आपको ये पता है कि भाई ये सॉइल ओसीसी है, क्यों है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री में इसमें आपने 100 किलो पास्कल का स्ट्रेस लगा दिया था। अब जो भी स्ट्रेस वैल्यू आप लगाओगे वो इससे कम होंगी, तो ये सॉइल कैसी कैसी बिहेव करेगी, ओसीसी सॉइल की तरह बिहेव करेगी, है ना। तो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म टेस्ट ऑन ओसीसी सॉइल यू हैव टू प्रिपेयर ओसीसी सॉइल इटसेल्फ, है ना। तो ये बात हुई हमारी, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।